Hello everyone, Assalamu alaikum. We are going to discuss the history of ideas, and today's our title is Modernism. We are going to discuss the topic modernism, and modernism has divided into three segments: anthropocentrism, freedom, and rationality. मॉडर्निज्म वैसे तो 19th सेंचुरी का आइडिया है फिलोसफिकल थीम में, और आफ्टर द एनलाइटनमेंट जो भी कंट्रीब्यूटर हैं, थिंकर्स हैं, उनकी जो इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स है, दे आर सेड टू बी व्हाट मॉडर्निज्म। और जो मॉडर्निज्म है उसके अंदर हमें रीजंस की बात नज़र आती है, रेशनैलिटी की नज़र आती है, कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स आप अपने पास नोट डाउन कर लीजिए, एक एज ऑफ रीजन एंड एक एज ऑफ रेवोल्यूशन। एज ऑफ रीजन इस तरह से है कि यूज ऑफ माइंड, रेशनैलिटी, और रेवोल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल सोशल रेवोल्यूशन की बात है, सोसाइटी को इम्प्रूव करना और बेहतर करना। इसलिए हमने मॉडर्निज्म को इस तरह से तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एंथ्रोपोसेंट्रिज्म, इसके मायने होते हैं मैन सेंटर्ड। मॉडर्निज्म का जो सब्जेक्ट मैटर था वो था ह्यूमन। The philosophers, the thinkers are too much concerned with the man-centered philosophy, and they want to be study about the ethical and the moral values of a human, or they want to be take out the dignity of a human. इंसान की वक़्त क्या है, इसकी इंसान की जो है वो वर्थ क्या है। इसी तरीके से इंसान की जो वाइस सर्जेंट कंसिडर किया जाता है और उसको रैशनल ड्यू टू टू थिंग्स। एक तो ये कि उसको आज़ादी रहे, फ्रीडम हो। अच्छा, फ्रीडम किससे है? फ्रीडम फ्रॉम देयर ओल्ड ट्रेडिशनल वैल्यूज़, जो एक रिवायती चीज़ें चलती चली आ रही है उससे बाहर निकले हो। ट्रेडिशन, अथॉरिटी, रिलीजियस टॉलरेंस हो, और इन सब से बाहर निकल कर इंसान में सोचने समझने की सलाहियत हो। तो ये जो लिबर्टी और फ्रीडम है, ये फ्रीडम फ्रॉम द माइंड है, ये फ्रीडम ऑफ माइंड है, ये फ्रीडम ऑफ थॉट है। और मॉडर्निज्म में बहुत ज़्यादा जो फोकस है वो रेशनलिज्म के ऊपर है, रेशनैलिटी के ऊपर। तो यूँ हम आगे बढ़ते हैं। बेसिकली जो एंथ्रोपोसेंट्रिक थीम है, जिसमें मैन सेंटर्ड बात की जाती है, जिसमें ह्यूमन को वैल्यू की जाती है। जैसे कि यूनान की गैरे के अंदर द क्वेश्चन इज दैट कि नो थाई सेल्फ, नो अबाउट योर सेल्फ, and an examined life is not worth living. So that was the philosophy which is related to the human values, and and in the modern time, this will also raise a question: what uh, what should be the effect of it? What should we do about that change and that affect the human? So human are at center in the studies, and uh, all those studies and all those actions that will be affect the human values. This is called what anthropocentric. एंथ्रोपोसेंट्रिज्म के अंदर अगर हम देखेंगे तो उसमें जो डोमिनेशन है, एक तरफ तो कंसिडर ये किया जाता है, इंडिविजुअलिज्म की बात होती है। इंडिविजुअलिज्म के इंसान जो है वो एक इंडिविजुअल है, सेपरेट है, और वो सबसे अलग और मुनफरिद है। और दूसरी पोजीशन ये है कि हम कलेक्टिविज्म की तरफ बात कर रहे हैं कि हम सब उसी का एक हिस्सा है और सब उसका एक पार्ट है। तो इंट्रोपोसेंट्रिज्म में एक तरफ इंडिविजुअलिज्म है तो दूसरी तरफ कलेक्टिविज्म है। ये दो अपोजिट डिबेट हमें नजर आती है। हम जरा डिफाइन करते हैं अब एंथ्रोपोसेंट्रिज्म को एकेडमिकली। जैसे कि कहा मैंने आपको कि एंथ्रोपोसेंट्रिज्म पॉइंट ऑफ व्यू है, ह्यूमन पर्सपेक्टिव है, और बेसिकली ये दुनिया को इस जाविये से देखना है जिसमें इंसान को डिग्निटी दी जाए, उसको वैल्यू दी जाए। ह्यूमन जो है वो इस यूनिवर्स का, इस अर्थ का सबसे सेंटर प्लेस है, और डोमिनेट स्पीशीज़ है, सुपीरियर वन है। और यही इंसान है जो चांद के राज भी और फल्कियात तक और ग्रेविटेशनल फोर्स तक पहुंच चुका है,
और उसने ही क्वांटम फिजिक्स और बहुत सारी दुनिया में इजादात का सिलसिला जारी सारी रखा है अपनी अक्ल की बुनियाद पर। और इंसान जो है वो खुदा का नाइब है, खुदा का वाइस है। तो ह्यूमन जो है वो उसकी प्राइमरी फंक्शंस क्या हैं, और एक इंसान इंसानियत के दर्जे पे कब आता है, जब वो अपनी मोरल स्टैंडिंग रखता है, ये सारी कंसर्न जो है ये ह्यूमन वैल्यूज के। ह्यूमन इज सेपरेट फ्रॉम एंड सुपीरियर टू नेचर, इज बेटर देन ऑल अदर स्पीशीज अराउंड अस। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उनमें वो अशरफ मखलूक़ात है। इट मीन्स वो एक डोमिनेट क्रिएचर है। अब सवाल ये है कि क्यों ऐसा है कि इंसान सबसे अफजल है, वो अपनी अक्ल की बिना पे, रीज़न की बिना पे, कि वो सोच समझ सकता है, वो बोल सकता है। इसी तरीके से ह्यूमन टू हैव एथिकल ऑब्लिगेशन टुवर्ड द एनवायरनमेंट। जब इंसान इस एनवायरनमेंट में लीडिंग वन है तो इंसान के कंधों पे जिम्मेदारी है कि वो नेचर स्पीशीज को भी प्रोटेक्ट करे, इस एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करे, जिसके लिए ये पूरा एनवायरनमेंट जो है उसको फैसिलिटेट करता है। ह्यूमंस आर द हाइट ऑफ नेचुरल एवोल्यूशनरी प्रोग्रेशन ऑफ स्पीशीज एंड ऑफ लाइफ। ये तमाम तर स्पीशीज में इंसान जो है वो होमो सेपियन जो बना, इवॉल्व हुआ, इंसानी का जो इर्तिका हुआ, ये इस बात का ज़मानत है कि इंसान के अंदर वो इंस्टिंक्ट्स हैं, वो एबिलिटी है जो और अदर स्पीशीज में नहीं है। ये ह्यूमन प्रोग्रेसिव इन नेचर है, उसकी नेचर एवोल्यूशनरी है। और value is the place primarily on human with the natural world having less instrumental value, and all those human values are based on completely for the progression of human। इसी तरीके से अगर हम एक आर्गुमेंट को रिलेट करें कि एक तरफ इंसान है और दूसरी तरफ नेचर, तो हम उसको तीन तरह से सिस्टम्स में हम ढाल सकते हैं। पहला तो है एंथ्रोपोसेंट्रिज्म, जिसको हम कहते हैं ह्यूमन सेंटर्ड। इसमें इंसान को तमाम तर एनवायरनमेंट से ज़्यादा तरजीह दी जाए, अहमियत दी जाए कि चाँद तारे, चरिंद परिंद, दरख्त, पहाड़, पेड़ पौधे, animals, birds, all among all, human is more superior and better. This one is the human centered। इसी तरीके से बायोसेंटरिज्म, बायो कहते हैं लाइफ को, कि एवरी लाइफ मैटर्ड। अब चाहे वो एनिमल्स की हो या ह्यूमन की हो या प्लांट्स की हो, ये सब लिविंग्स हैं। और इस तरह का आर्ग्यूमेंट भी देखें हमें नज़र आता है, एनिमल राइट्स हमें नज़र आते हैं, हमें जो है वो प्लांट के लिए मूवमेंट नज़र आती है, गो ग्रीन मूवमेंट नज़र आती है। तो ये बायोसेंटरिज्म है, यानी जिसमें फोकस किया जा रहा है लाइफ सेंटर्ड के ऊपर। ठीक है कि ऑल लिविंग थिंग्स मैटर। ये पोजीशंस हैं कि क्या मैटर, और इन तमाम तर जानों में, इन तमाम तर ज़िंदगी में क्या फिर इंसान की ज़िंदगी सबसे अहम है। एक तरफ आपके सामने इंसान हो, दूसरी तरफ आपके सामने परिंद हो, चरिंद हो और पेड़ पौधे हों, तो आप किसकी ज़िंदगी को बचाना प्रेफर करेंगे? तो एंथ्रोपोसेंट्रिज्म कहेगा ह्यूमन, लेकिन बायोसेंट्रिज्म कहेगा कि हर एक की ज़िंदगी जो है वो बराबर की अहमियत रखती है। इसी तरह से इकोसेंट्रिज्म, ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो इकोसिस्टम है उसको कभी उसके इम्बैलेंस नहीं किया जाए। ये जो लावा वोल्केनो होता है या फिर ये नेचुरल डिज़ास्टर आते हैं दुनिया में, तो हमें इस तरह करना है कि एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है, और उसके जो कंपोनेंट हैं जैसे कि ये एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, इन सारे स्फीयर्स को हमने प्रोटेक्ट करना है। और इंसान की जो अहमियत है वो दोनों तरह से, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों को उसने प्रोटेक्ट करना है, यानी उसने पूरे एनवायरनमेंट को बचाना है। तो हमारे पास देखिए तीनों पोजीशंस आ गई हैं एथिकल वैल्यूज़ के अंदर। क्या हम इंसान को बचाएं, या हम तमाम तर जानदार को बचाएं, या फिर हम इस माशरे इस अर्थ को जिस पे हम रहते हैं उसको बचाएं। तो इस तरह के हमें डिबेट्स एंड डिस्कशन नज़र आते हैं, लेकिन यहाँ अभी बात हो रही है एंथ्रोपोसेंट्रिज्म पे, यानी ह्यूमन सेंटर। इसी तरीके से एंथ्रोपोसेंट्रिज्म को फर्दर डिवाइड किया जाता है, जैसे कि मैंने अभी डिफाइन किया, इंडिविजुअलिज्म और कलेक्टिवलिज्म। अगर मैं एंथ्रोपोसेंट्रिक इंडिविजुअलिज्म की बात करूं, तो ये वो फिलोसफिकल थॉट एंड डिबेट है जिसमें ये समझा जाता है कि जो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारी हर एक इंडिविजुअल की, हर एक फ़र्द वाहिद की जिम्मेदारी है कि वो अपने उस माहौल को
जहाँ से वो मुताबिकत रखता है, जहाँ पे वो पलता बढ़ता है, उस माहौल को आलूदा ना करे, उसको खूबसूरत बनाए, उसको प्रोटेक्ट करे। ये हर एक इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है। अच्छा, एंथ्रोपोसेंट्रिक कलेक्टिविज्म ये कहते हैं कि जो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ पर्सनल इंटरेस्ट की नहीं है, बल्कि ह्यूमन स्पीशीज की एज अ होल है। ये हम सब की एक कलेक्टिव जिम्मेदारी, ह्यूमन स्पीशीज। Biocentric our more responsibility toward the environment is both on the interest of both human and non-human individual living. हमें सिर्फ ना सिर्फ जानदार बल्कि बेजान चीज़ों की भी जिंदगी, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, नॉन ह्यूमन लिविंग थिंग्स हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इंसेक्ट हो गए, आपके पास एलिफेंट्स हैं, पैंडास हैं, इस तरह से हम डॉल्फिन हैं, वेल्स हैं, ये भी इन स्पीशीज़ को लेके आपने देखा होगा मूवमेंट है। तो हमें दोनों को इंडिविजुअल, हर एक शख्स की फर्द वाहिद की जिम्मेदारी है कि वो कोई एक ऐसा एक्शन ना करे जिससे वो किसी जानदार को नुकसान पहुंचाए। अब वो जानदार में जानवर भी शामिल हैं, चरिंद परिंद भी शामिल हैं। इसी तरीके से बायोसेंट्रिक कलेक्टिविज्म ये कहता है कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना जो है वो बोथ ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन दोनों की जिम्मेदारी और एज अ होल है। तो आपने देखा ये इस तरह से हमारे सामने ये डिबेट्स आते हैं कि ये जो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या इंडिविजुअल के कांधों पर है या फिर कलेक्टिव। इसी तरीके से अगर मैं इंडिविजुअलिज्म को और डबल क्लिक करूं, तो इंडिविजुअलिज्म में हम कंसिडर ये करते हैं कि ह्यूमंस आर कंसिडर सुपीरियर टू एनिमल्स, और इसमें कोई शक नहीं है कि वाई, बिकॉज ऑफ रीजन, एंड वाई रेशनैलिटी, बिकॉज वी हैव एन एबिलिटी टू थिंक, वी हैव एन एबिलिटी टू स्पीक, वी हैव एन एबिलिटी टू प्लान एंड ऑर्गेनाइज द प्रोजेक्ट। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा जंगल बुक में, द लेजेंड ऑफ टार्ज़न में, जो ह्यूमन है वो तमाम तर जानदारों में डोमिनेट कर रहा है और उनको रूल करता है। क्यों कर रहा है? वो अपने माइंड का इस्तेमाल करता है। तो ह्यूमैनिटी जो है, इंसानियत क्या है, वो खुदा ने इंसान को एक डिप्टी बनाया है कि वो केयर करे इस वर्ल्ड की। ठीक है, वो उसका वाइस सर्जन है। इसी तरीके से जब हम टूरिज्म की तरफ जाते हैं तो हमें टूरिज्म करते वक्त ख्याल रखना चाहिए कि जो हम मरीन लाइफ है, हमारी जो वाइल्ड लाइफ है और जो हमारे अराउंड नेचर है, उसको हम डैमेज ना करें। ठीक है, इकोनॉमिक वैल्यू बेशक सही है, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन साथ साथ हमें इसको प्रोटेक्ट भी करना चाहिए। ये हमारी एथिकल वैल्यूज़ है। इसी तरीके से हमने देखा है कि ये जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हो गए, सोशियोलॉजिस्ट हो गए, और इस तरह के बहुत सारे बायोलॉजिस्ट, ये केमिस्ट्री में लैब टेस्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, और उसमें वो मुख्तलिफ जानवरों का इस्तेमाल करते हैं, उनको नुकसान पहुँचाते हैं। तो ये अनएथिकल है। बिल्कुल इसी तरीके से माइंस करते हैं, डेटा माइंस करते हैं और ड्रिग करते हैं और नुकसान पहुँचाते हैं नेचर को फैक्ट्री के ज़रिए या ऐसे एक्सपेरिमेंट के ज़रिए। तो ये बहुत ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको प्रोटेक्ट करें और रिक्रिएशनल वैल्यूज़ जो हैं वो बढ़ाई जाए, जैसे हाइकिंग, बाइकिंग, कैंपिंग, ड्रिफ्टर्स। ये एक्टिविटीज़ से हमें नेचर लवर बनते हैं और हम नेचर को प्रोटेक्ट करना और केयर करना भी जानते हैं, और इंसान अपने आप को नेचर के अकॉर्डिंगली ज़िंदा रहना, सर्वाइव करना चाहता है। देखिए आज के ज़माने में ज़रा सा हम बीमार पड़ते हैं तो हम एक दवाइयों का अंबार लगा लेते हैं। हालांकि वो जो दवा है वो वेजिटेशंस और हर्ब्स यानी जड़ी बूटियां, नबातात से ही मिलकर बन रही हैं, लेकिन हमें उसके इस्तेमाल और उसकी मिकदार का हमें शायद नहीं पता। जितने भी ये केमिस्ट फार्मूलाएँ हैं, ये सब नेचुरल चीज़ों को ही लेके बनाई जाती हैं और हमारी बॉडी को इक्विलिब्रियम कर दिया जाता है। तो इस पॉइंट से मैं आपको ये पॉइंट बताना चाहता हूँ कि अगर हमें नेचर के साथ रहना आ जाए, तो हम ज़िंदगी को और अच्छा और बेहतर बना सकते हैं और खूबसूरत बना सकते हैं। एस्थेटिक वैल्यू फॉर ऑल विजिटर्स, नेचर जो है, स्पिरिचुअल वैल्यू हमें नेचर देती है इस तरह, और हमें एक हेरिटेज मिलता है। इकोलॉजिकल वैल्यू जो है वो क्लीन एयर, क्लीन वाटर, क्लीन एनवायरनमेंट, और इससे हमारी सेहत और दीगर जानदार भी इस तरह जिंदा रहते हैं कि माहौल, पानी देखें अगर आलूदा होगा तो उसमें से जो मरीन लाइफ है वो ख़त्म हो जाएगी। बहुत सारे प्लेस होते हैं वहाँ, जब हम तो पिकनिक पॉइंट बना लेते हैं उसको, तो वो लाइफ वहाँ पे ख़राब होना शुरू हो जाती है, ज़िंदगी उनकी कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे रैपर वेस्टेज, गार्बेज करना शुरू कर देते हैं। तो ये हिस्टोरिकल वैल्यूज़ हैं हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिस्ट की, कि वो अपनी एथिकल वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स को देखते हुए जो है वो सर्वाइव करते हैं।
ये जो अप्रोच है, मार्क्स ने इसको इस तरह से कहा है कि द अर्थ इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ लेबर एंड हैज नो वैल्यू, प्रोडक्शन अहेड ऑफ एनवायरमेंटल कंट्रोल। एनवायरमेंटल कंट्रोल पे बात की, बी वेरी होपफुल अबाउट आवर ह्यूमन कंक्यूज ओवर द नेचर, फॉर ईच सच विक्ट्री नेचर मैनेज टू टेक हर रिवेंज। ठीक है, अगर आप नेचर के साथ गलत करेंगे तो नेचर आपको के साथ रिवेंज लेगी। इट इज फॉरबिडन टू डिस्ट्रॉय नॉन कमर्शियल वाइल्ड एनिमल इफ दे डोंट हार्म द इकोनॉमी ऑफ पब्लिक हेल्थ। ये नहीं कि हम बेवजह उनको खत्म कर दें, उनका भी कोई ना कोई एक मकसद है। लेकिन लास्ट मैन सिचुएशन, एवरी फॉर्म ऑफ लाइफ इज यूनिक रिगार्डलेस ऑफ इट्स वर्थ टू मैन। ये हर एक लाइफ जो है वो इम्पोर्टेंट है। कलेक्टिविज्म कहता है कि इट इज रॉन्ग टू डैमेज द एनवायरनमेंट थ्रू द पोल्यूशन और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन बिकॉज ऑफ द हार्म and this to our species which is beyond the harm, that is to individual human rights now, and we are responsible for environmental crisis ranging from global warming, ozone depletion, water scarcity. These are the outcomes जिससे हमें पता लग रहा है कि environment हमारा कितना polluted and damage हो चुका है। So what should we do? What we do? We have to improve the world कैसे, so that we shall be able to hand it over to the our immediate successor in a better condition, and that's all. ये है इंसान की जिम्मेदारी कि वो जब चाहे तो वो कौन सी दुनिया, कौन सी कायनात, कौन सी अर्थ हैंड ओवर करके जा रहा है कि हमारे नहीं तो अगले आने वालों के लिए ये दुनिया जो है वो रहने के लिए बेहतर जगह हो। ये हम इन्वायरमेंट के हवाले से बात। तो आपने देखा ये हमारे सामने इसको सम अप करते हैं। तो एंथ्रोपोसेंट्रिज्म जो हमने स्टार्टअप लिया था, तो आपने देखा ये कैसी फिलोसफिकल पोजीशन है, जिसके अंदर आर्ग्यूमेंट हो रहा है बार बार। किस तरह से आर्ग्यूमेंट हो रहा है आपने देखा। एक ईगो सेंट्रिक यानी मैन सेंटर्ड बात हो रही है, इंडिविजुअल फोकस बात हो रही है, और उसके बिल्कुल बरक्स जो है वो हमें इको सेंट्रिक नज़र आती है, जिसको इको फ्रेंडली कहते हैं। इंसान अगर अपने मफाद और अपने फ़ायदे के लिए इस पूरी कायनात को इस्तेमाल करता रहे, यूज़ करता रहे, तो ये बड़ी ईगो सेंट्रिक हो गई ना, उसकी इंडिविजुअलिस्टिक हो गई। लेकिन अगर वो इको सेंट्रिक हो, इको फ्रेंडली हो और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेगा, तो देख रहे हैं आपके सामने एक हसीन दुनिया जो है वो बन सकती है। तो ईगो सेंट्रिक हम कह रहे हैं वी द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। और इको फ्रेंडली में हमें लेकिन बिलीव बनाना पड़ेगा कि वी आर द वन, हम सब एक हैं। और हमें हम एक हैं से मुराद ये हमें जो स्पीशीज़ हैं, ये जो प्लैनेट्स हैं, हम सब प्रोटेक्ट करना है। तो एंथ्रोपोसेंट्रिज्म आपने देखा कि दैट पॉइंट ऑफ व्यू वेयर द ह्यूमन बीइंग्स आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंटिटीज, एंड इट विल बी बेसिक बिलीफ इन मोस्टली द वेस्टर्न रिलीजियस एंड फिलॉसफीज आर देयर, इट इज कॉल्ड द मैन सेंटर्ड। तो आपने देखा मॉडर्न फिलॉसफी जो है 16 टू 19 सेंचुरी में एंथ्रोपोसेंट्रिक थॉट हमें ज़्यादा रिफ्लेक्ट नज़र आती है। द स्टडी ऑफ अ मैन इन रिलेशन टू हिमसेल्फ, अदर नेचर एंड गॉड। और हमने ये सब कंसर्न देखी। एंथ्रोपो ये हम एक क्विक रिव्यू करते जा रहे हैं कि मैन सेंटर्ड बात हो रही है जिसमें अल्टीमेट एंड ह्यूमन है, और ह्यूमैनिटी पे अप्लाई हो रही है ये थ्योरी। ये जो हमारे सामने है, ये सब जो एंथ्रोपोसेंटर्ड जो है, मैन सेंटर्ड फिलोसफिकल डिबेट एंड डिस्कशन होने चाहिए। और यूँ इस तरह से हमने जो है वो मॉडर्निज्म को अगर हम सम अप करें, तो मॉडर्निज्म में एंथ्रोपोसेंट्रिज्म, फ्रीडम एंड रैशनैलिटी, यानी जो हमारी मॉडर्निटी है वो बेस करती है मैन सेंटर्ड फिलोसफी पे। और वाई द मैन इज कंसिडर्ड टू बी अ डोमिनेंट वन बिकॉज ऑफ हिज रैशनैलिटी। एंड व्हाट डज इट मीन? रैशनैलिटी मीन्स द एबिलिटी टू थिंक, एबिलिटी टू टेक एक्शंस। So, person, a man should be rational one. This one is anthropocentric. Anthropocentric, man-centered, where man is too much concerned, is the dominating one. Uh, in modernism, there is a freedom and the modernism, freedom and the human and the rationality. Rationality, you can say that the use of mind, use of logic, use of logical argument. This one is the rationality. Through through the reason, through the human values, we have an ability to protect the whole environment as well as the other non-human living things, like the birds, like animals, and the other nature. We have to be protected. So
Why we call the modern man? Because that the men of that type in that era is a rational one, is very human centered, and he has freedom. What kind of freedom? He has a freedom to think, freedom to express, freedom to thought. There's a complete liberty over it. देखा आप किस तरह से एंथ्रोपोसेंट्रिज्म में हमने इंडिविजुअलिज्म की बात करें और साथ साथ हम कलेक्टिविज्म, हमने दोनों पोजीशन आपके सामने रखी है। इंडिविजुअलिज्म में मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक शख्स के कांधों पर है, और कलेक्टिविज्म में एज अ होल